जोहार। मैं सुम्मी आप सबका स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये सेशन साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जो आने वाले सभी एग्जामिनेशन झारखंड में, जैसे कि झारखंड दरोगा, एलडीसी, फील्ड वर्कर और वे सभी एग्जामिनेशन जहाँ साइंस पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एमसीक्यू सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑप्शन डी इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सही उत्तर है द प्रिंसिपल ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को कहते हैं। होता क्या है इस प्रोसेस में, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता ये है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और रॉकेट की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है, तो रॉकेट जब उड़ता है तो उसके ईंधन अर्थात उसके फ्यूल वो जलकर जब वो बाहर निकलते हैं, पीछे की ओर निकलते हैं, और जिस गति से वो पीछे की ओर निकलते हैं उसी का रिवर्स, उसी के विपरीत रॉकेट जो है ऊपर की ओर जो है वो पुश होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि फ्यूल जलकर पीछे की ओर जिस गति से निकल रहा है, जिस तेज से वो बाहर, प्रेशर से वो बाहर आ रहा है, उसी के समान बल के बराबर रॉकेट जो है वो आगे की ओर पुश होता है और आगे की ओर ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ये कौन से प्रोसेस हो रहा है इसमें, थर्ड न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ काम कर रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द हाइस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अर्थात कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑप्शन है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका ग्लोबल वार्मिंग में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ये है वो ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक। अर्थात कौन सा अलॉय है इसमें से जो कॉपर और जिंक कंसिस्ट करता है जिसमें। ऑप्शन है हमारा स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। द करेक्ट आंसर इज ब्रास। ब्रास जो है हमारा किस चीज़ का अलॉय है, कॉपर प्लस जिंक का, जिसमें कॉपर और जिंक का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, मतलब कि जितना परसेंटेज होता है, कॉपर जो है हमारा 70% होता है और जिंक जो है हमारा ये 30% इसमें कंस्टिट्यूएंट होता है इसका। यही अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज जो है वो कंस्टिट्यूएंट है हमारा कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन का कंस्टिट्यूएंट है ब्रॉन्ज। एक सेकंड। और ब्रॉन्ज में जो कॉपर और टिन का जो कंस्टिट्यूएंट का जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा कॉपर 90% और टिन जो होता है वो 10% होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो अलॉय है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ब्रास और ब्रॉन्ज में याद करने में। तो ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक का, जबकि ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर प्लस टिन का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, ऑप्शन ए 0, बी 7, सी 14 एंड डी लेस देन 7। इसका करेक्ट आंसर है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं उसको सिंपलर वन में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है हमारा इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन और इजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड जब टूट करके सिंपलर वन में बदलता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। यहाँ मैं बताते चलूँ, इंजेशन कौन सी प्रक्रिया होती है जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं उसे, एसिमिलेशन वो जो फूड अदर केमिकल्स के साथ इंटरनल अपना जो प्रोसेस करते हैं वो, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में, और इजेशन जो एक्सक्रीट हो जाता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अर्थात प्लांट में
वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा भाग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, यह कार्य करता है? ऑप्शन है हमारा जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा और कैम्बियम। हमारा करेक्ट आंसर है जाइलम। प्लांट्स में जाइलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। वही मैं बात करूँ फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ अर्थात जाइलम फॉर वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए और फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, ऑप्शन ए मीटर, डायोप्टर, वॉट एंड जूल। द करेक्ट आंसर इज डायोप्टर। जो लेंस होता है उसका जो यूनिट है वो क्या है? डायोप्टर। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं बता दूं सबसे पहले कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी उस प्रकार की क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है जिस क्वांटिटी जिस भी चीज़ में, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वहीं मैं बात करूँ स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पे वर्क है, एनर्जी है, मोमेंटम है एंड स्पीड है। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा है? वो मोमेंटम है। मोमेंटम जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ वर्क की, एनर्जी और स्पीड में, तो इन सभी में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड। अर्थात वाइट लाइट जब उसके अलग डिफरेंट कलर में टूटता है, 7 कलर्स में जब टूटता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरफ्रेंस। हिंदी में परावर्तन, अपवर्तन, डिस्पर्जन को प्रकीर्णन और इंटरफ्रेंस को व्यतिकरण। द करेक्ट आंसर इज डिस्पर्जन। अर्थात वाइट लाइट जब उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में टूटता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय ए वायरस। कौन सा डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस से होता है? ऑप्शन है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस एंड टेटनस। हेयर द करेक्ट आंसर इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है दैट इज़ काउज्ड बाय वायरस। इसके अलावा मैं बात करूँ तो टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और टेटनस, ये सभी जो वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसमें से कि टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफो करके जो बैक्टीरिया आता है उसके द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम फैल्सिपेरम, उसके द्वारा होता है। हेपेटाइटिस तो वायरस से होता है, हम लोगों ने देखा, और टेटनस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल, कोर, क्रस्ट एंड ऑप्शन डी इज एटमोसफेयर। अगर मैं बात करूँ कि तो अर्थ का जो मान लीजिए उसको डिवाइड करते हैं सेक्शन, 3 सेक्शन में, तो ये आउटर लेयर, मिडल और ये इनर लेयर। तो आउटर लेयर को कहा जाता है क्रस्ट, मिडिल लेयर को कहा जाता है मेंटल और इनर लेयर को कोर कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द आंसर आउटर मोस्ट लेयर पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में क्या कार्य करता है? ऑप्शन है हमारे यूरेनियम, कैडमियम रॉड, प्लूटोनियम और हेवी वाटर। द करेक्ट आंसर इज हेवी वाटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है वो होता है एक हेवी वाटर होता है, और साथ ही ग्रेफाइट इसके अलावा होता है, आइदर ग्रेफाइट और हेवी वाटर। अगर मैं बात करूँ कैडमियम रॉड की, तो कैडमियम रॉड जो न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उसको, उसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए होता है कैडमियम रॉड। ठीक है, तो आंसर इज हेवी वाटर। कौन सा मॉडरेटर के रूप में काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? आंसर इज हेवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन काउज एनीमिया, क्वार्टर, स्कर्वी और रिकेट्स। द करेक्ट आंसर इज क्वार्टर। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउज क्वार्टर। क्वार्टर नाम की बीमारी जो है वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है? ऑप्शन ए है मिथाइल ऑरेंज, बी है फेनोप्थलीन, सी लिटमस एंड ऑप्शन डी इज
ब्रोमोथाइमोल ब्लू। द करेक्ट आंसर इज लिटमस। लिटमस जो वो नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन और ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज द आर्टिफिशियल इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट के जो एरियल पार्ट, जो पत्तियाँ वगैरह होती है और उसके अलावा जो एरियल पार्ट होता है, उससे जो वाटर के वेपर के फॉर्म में वाटर का जो एक्सक्रीशन बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और गटेशन। द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपिरेशन। वाटर के वेपर के फॉर्म में वाटर का बाहर निकल जाना फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। या मैं बताते चलूँ आपको कि गटेशन क्या होता है। तो गटेशन वो प्रक्रिया है, प्लांट्स में होने वाली वो प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि जो पत्ते होते हैं, मान लीजिए ये जो पत्ते हैं, तो पत्ते के साइड साइड में वो जो कॉर्नर जो वाले जो पोर्शन है, उसके ऊपरी भाग पर पानी की जो छोटी छोटी बूंदें जो आ जाती हैं, नमी अधिक होने के कारण। नमी अगर अधिक होती है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो धीमी गति से होती है, और ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तो वो पानी की बूंदें जो है वो भाप बन के ना निकल कर पत्तों के ऊपर ही रह जाती हैं, और इस प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, कोल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सोलर एनर्जी इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो है वो सब रिन्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साइंटिफिक स्टडी को इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ग्रीन जेनेटिक्स और पैलेंटोलॉजी क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी of heredity and variation. Next question है, which instrument is used to measure atmospheric pressure। atmospheric pressure को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारा थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर मीटर और ऑप्शन डी है मैनोमीटर। द करेक्ट आंसर इज बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर होता है वाटर की पानी की रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, और मैनोमीटर वायुदामापी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वो प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई भी चीज़ को अगर हम उसे उस एक अवस्था से दूसरे अवस्था जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। जबकि फिज़िकल चेंज में क्या होता है, फिज़िकल चेंज में जो होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को अगर चेंज करें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, तो वो पुनः अपने स्टार्टिंग वो जो फर्स्ट में जैसा हुआ था उसी अवस्था में आ सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जब हम लोग उसको हीट करके या फिर थोड़ा सा उसको जब वो अपने टेम्परेचर पाकर वो नॉर्मल वाटर के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो फिर से वाटर बन गया। वाटर टू हीट एंड हीट टू वाटर, सॉरी वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, तो वो पुनः वो उसी अवस्था में आ गया, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जबकि बर्निंग ऑफ वुड क्या है, बर्निंग ऑफ वुड होता है जब वुड को अगर हम जला दिए, जलाने के बाद तो वो राख जैसा हो गया, लेकिन पुनः क्या हम उसे वुड के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया को बोला जाता है केमिकल चेंज। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड ऑप्शन गिवन हियर, द करेक्ट आंसर इज बर्निंग ऑफ वुड is an example of chemical change, while melting of ice, boiling of water, dissolving sugar in water is the process is the example of physical change. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। ऑप्शन न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली एंड ऑप्शन डी इज वेलस। अर्थात जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। और यहाँ पे आके हमारा साइंस का ये 20 MCQ सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपने इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और इसी प्रकार के सेशन से कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।